मुझे एक बात बताइए, विकास भी हो रहा है, सुरक्षा भी है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, तो संगठन और सरकार में कर्नाटक चुनाव की बाद जो हार मिली उसके बाद ये फेरबदल की जरूरत जो है वो क्यों आन पड़ी? और आरएसएस ने भी नसीहत दी थी कि अकेला मोदी जी का नाम जो है वो काफी नहीं होगा 2024 के लिए। देखिए, आपको ये क्यों लग रहा है कि कर्नाटक की हार के बाद चेंज? क्या पिछले लोकसभा चुनाव से पहले हम लोगों ने संगठन में चेंजेस नहीं किए थे? जब चुनाव नजदीक आता है तो संगठन, और हमेशा हुआ, अटल जी के समय में 2004 से पहले याद करिए, प्रमोद महाजन जी और वेंकैया जी सरकार छोड़ के गए थे। हमेशा होता है, बहुत से लोगों की आवश्यकता जब चुनाव नजदीक आता है तो पार्टी को आवश्यकता होती है, तो उस कारण से संगठन में व्यवस्था में चेंज किया जाता है। हाँ, हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि हम कर्नाटक का चुनाव हारे हैं, पर यह भी सच है, हारने के बावजूद हम 75 साल के अपने सबसे हाईएस्ट मत प्रतिशत के ऊपर बैठे हैं। 36 का 36% यथावत है। हाँ, इनको चूंकि जेडीएस का क्षेत्रीय दल का 5% वोट पूरा ट्रांसफर हो गया, इसलिए इनकी सीटें ज्यादा आ गई, स्वाभाविक है। मगर ये जहां हारे हैं वहां पर मत प्रतिशत छोड़िए, तबाही का मंजर है। गुजरात के चुनाव में इनका मत प्रतिशत हाथ पे आ गया, मतलब 32 सीटें ऐसी थी जो 47 के बाद से आज तक नहीं हारे थे, उसमें 17 सीट हार गई। यूपी में लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हम हिमाचल हारे 0.9% थे, ये दिल्ली हारे तो लोकसभा विधानसभा दोनों में 0। तो देखिए, हार और जीत राजनीति में चलती है, पर कौन सी वाली हार जीत चलती है और कौन सी वाली हार जीत खलती है, यह देश की जनता को भली भांति पता है। ठीक है सुप्रिया जी, आप इनका जवाब दीजिएगा। एक सवाल इसी में मैं भी जोड़ देती हूँ कि एक पैटर्न हमने देखा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जी इनका जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, मैं जोड़ देती हूँ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें तो राज्य के जब चुनाव होते हैं आपको एक अच्छा स्ट्राइक रेट मिलता है, लेकिन जब बात लोकसभा की आती है तो वहां पर वो नंबर्स कन्वर्ट नहीं हो पाते, जबकि संगठन और नेता वही रहते हैं। ऐसा क्यों? और वो पैटर्न आपको बदलता हुआ दिखेगा। इन्होंने कहा कर्नाटक हम ऐसे ही जीत गए, तो हिमाचल भी हम ऐसे ही जीत गए थे। एक्चुअली तो रिजेक्शन मोदी जी का हो गया। मोदी जी ने कर्नाटक में कहा मेरे नाम पर वोट दो, हिमाचल में कहा ये मेरा दूसरा घर है, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आरएसएस खुद कह रहा है मोदी जी के बल पर अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। हम नहीं कह रहे हैं, आपका अपना आइडियोलॉग कह रहा है, तो उससे 2 सवाल पूछिए कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश में आपके होश फाख्ता है, छत्तीसगढ़ में हम सरकार रिपीट करेंगे, तेलंगाना में हम सरकार बनाएंगे और राजस्थान में हम सरकार रिपीट करेंगे। आज लिखकर आप ले लीजिए। तो जब आप ऐसे निस्तो नाबूद होइएगा तब आके हम लोग एक और डिस्कशन करिएगा और फिर उस जनता को गरियाइएगा। एक चीज जरूर कहना चाहती हूं जिससे आपके लोगों को पता चले कि ये कैसे लोग हैं। हमने अन्न भाग्य योजना अनाउंस करी थी कर्नाटक में और कहा था कि हम 10 किलो चावल देंगे बीपीएल फैमिलीज को। इन्होंने उसमें रोड़ा लगाया और एफसीआई से कहा कि वो हमें अनाज ना बेचे। एफसीआई अनाज प्राइवेट को बेच सकता है लेकिन कर्नाटक की सरकार को ना बेचे। आप कितने बदले की राजनीति करते हैं? क्या कर्नाटक की जनता यह देख नहीं रही है कि आप कितनी घिनौनी हरकतों पर उतर आए हैं? और वो लोकसभा में आपको ऐसा सबक सिखाएगी कि आपको याद रहेगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने इनका पासा पलट दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमें चावल नहीं दीजिएगा ना, हमने उतना पैसा लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तू डाल तो हम पात पात। मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, राजस्थान भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे और तेलंगाना भी जीतेंगे। और जो सवाल आपने उठाया वो पूरा पैटर्न रिपीट होगा, पूरा पैटर्न लोकसभा चुनाव में रिपीट होगा। समूचा विपक्ष जब एक साथ खड़ा हो जाता है, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, बीजेपी का एक 1-to-1 मुकाबला या विपक्षी पार्टियों के साथ हो स्टेट्स में, भारतीय जनता पार्टी के 2024 में होश फाख्ता होने वाले, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे आज लिख कर दे सकती हूँ। इसीलिए बौखलाहट है, इसीलिए घबराहट है और इसीलिए जिनको पानी पी कर गाली देते हैं 12 घंटे पहले, 12 घंटे बाद उनको गले लगाकर खड़े हो जाते हैं।